हेलो वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 20 क्वेश्चन सीरीज़ में साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। 20 क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं आपके साइकोलॉजी के। ये जो क्वेश्चन है ये PRT, DSSB और TGT या फिर अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं टीचिंग के, उनमें इक्वली ये हेल्प करेंगे। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद से बहुत आसानी से आराम से आंसर लेने की कोशिश करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स जरूर करें, और बाकी लोगों को भी जिनके लिए ये वैल्यूबल हो सकता है, यूजफुल हो सकता है, तो उनको भी शेयर करें। इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्वेश्चन कहता है कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है और वो अभी मैच्योर नहीं है पूरी तरीके से, और आप उसको पढ़ा रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, या फिर आप उसको स्कूल में डाल देते हो, जैसे कि अकॉर्डिंग टू NCERT या फिर अकॉर्डिंग टू NCF। और बहुत से ऐसे प्रावधान किए गए जिनमें ये कहा गया है कि जब तक बच्चा 5 साल का ना हो जाए, जैसे कि यहाँ पर वाटसन ने भी कहा था और बहुत से अन्य वैज्ञानिकों ने भी कहा था कि जब तक बच्चा 5 साल का ना हो जाए उसे परिपक्व इतना नहीं मानना चाहिए कि हम उसे स्कूल में डाल सके। तो उसके पहले अगर वो मैच्योर नहीं हुआ है और आप उसे स्कूल में भेजते हो या फिर पढ़ाना स्टार्ट कर देते हो, तो वो कैसा माना जाएगा? तो क्या वो लाभकारी होगा या फिर वो हानिकारक होगा, या फिर वो लंबे समय के लिए आगे चलकर लाभकारी होगा, या फिर वो डिपेंड करता है कि जिस तरीके से आप उसे पढ़ा रहे हो, कौन सी तरीके से, कौन सी विधि से आप उसे पढ़ा रहे हो, वो डिपेंड करेगा कि वो लाभकारी होगा या फिर हानिकारक होगा। तो इसका जो आंसर है यही बनेगा कि लाभकारी है या हानिकारक है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। डेफिनेटली यही होता है कि फॉर एग्जांपल आपके जो टीचर है या फिर उस बच्चे के जो टीचर है वो एक दूसरे ऐसे तरीके से पढ़ाना चाह रहे हैं जिसके हिसाब से उसको लगता है कि बच्चा मतलब टैलेंटेड है, ठीक है। और या फिर एक ऐसा टीचर है जो ये समझता है कि बच्चा एकदम जीरो है और मुझे ही उसको सक्षम बनाना है, पढ़ाना है, और अपने अच्छे तरीके से वो अपने अच्छे वीडियो को, अच्छे तरीकों को यूज करता है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि इसमें एक और चीज़ होती है कि जब तक बच्चा मैच्योर ना हो जाए उसे स्कूल में नहीं डालना चाहिए। इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जैसे कि आपने आखिर कभी देखा हो, विराट कोहली की भतीजी का वो बाद में बोला था कि उसकी भतीजी थी। तो वो वीडियो भी वायरल हुई थी कि उसको एक तरह से बच्चा रटेगा, उसको मैच्योर होने से पहले पढ़ाओगे तो वो रटेगा, और रटेगा तो उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। सीधी सी बात है, तभी इंसान किसी चीज़ को रटता है जब उसके दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा हो या फिर वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हो। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालय के जो बालक होते हैं, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए आप किसे बेहतर मानते हैं, यहाँ पर पूछा गया है। वीडियो अनुरूपण या फिर प्रदर्शन होता है डिमॉन्स्ट्रेशन, किसी चीज़ को मतलब प्रदर्शित कर देना बच्चों के सामने, या फिर श्रम के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर उपरोक्त सभी। आप हो सकता है कि उपरोक्त सभी इसका आंसर लो, लेकिन उपरोक्त सभी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो आप जहाँ पर भी, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहते हैं, खासकर जो चाइल्ड सेंटर्ड बाल केंद्रित जो साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि बच्चे को खुद करने दो, उसको स्वयं करने दो। और आप इस बात की महत्ता को हमेशा समझना कि कहीं पर भी अगर ऐसे काम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन सा बेहतर रहेगा या फिर कौन सा तरीका बेहतर रहेगा, तो आप ये देखने की, ढूंढने की कोशिश करना कि कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर जो बच्चा खुद इन्वॉल्व है वह है स्वयं द्वारा किए गए अनुभव। जिस चीज़ को वो खुद करके सीख लेगा उसे वो कभी नहीं भूलेगा। आप उसे 1000 बार कोई चीज़ वीडियो अनुरूपण से सिखा दो या फिर प्रदर्शन से सिखा दो तो वो कुछ टाइम के बाद में भूल जाएगा, लेकिन अगर खुद से उसने कोई एक्सपीरियंस लिया है तो उसे कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं आपको, हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से ले लेगा, क्योंकि खिलौनों की जो आयु होती है वो पूर्व बाल्या अवस्था होती है, और खेल की जो आयु होती है वो उत्तर बाल्या अवस्था होती है। तो खिलौने और खेल की आयु को इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरीके से वेरिएशन कर दोगे
ठीक है। ये खिलौनों की आयु होती है जो होती है पूर्व बाल्यावस्था, जिसे माना जाता है 3 से 6 साल का पीरियड, और जो होती है उत्तर बाल्यावस्था उसे माना जाता है खेल का पीरियड। इसमें बच्चा खिलौनों से नहीं खेलता, जबकि किससे खेलता है, समूहों में खेलना शुरू कर देता है, अपने जो अपनी उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ में खेलना शुरू कर देता है। ठीक है। इसका जो पीरियड माना जाता है 6 से 9 या फिर कहीं कहीं पर 12 भी माना जाता है। ठीक है। तो ये इसका पीरियड होता है। शैशवावस्था या फिर ये सभी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त जो होते हैं, देखो निःशक्त, सख्त मतलब होता है अपने आप में सक्षम होना, और निःशक्त होता है जो अपने आप में सक्षम ना हो, अपने आप में वो डिसेबल हो। ठीक है। वो योग्य ना हो। अगर कोई डिसेबल बच्चा है, और डिसेबिलिटी बहुत प्रकार की हो सकती है, कितने प्रकार की हो सकती है, उसे सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, किसमें, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसे देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, किसमें, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। उसे बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। उसे बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसे चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। इतनी सारी डिसेबिलिटी होती है, या फिर उसे पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक। तो ये बहुत सारे तरीके डिसेबिलिटी होती है, और इतनी तरह की डिसेबिलिटी अगर किसी एक बच्चे में या फिर किसी अन्य प्रकार के अन्य बच्चों में, किसी में सुनने की, किसी में देखने की, किसी में बोलने की, किसी में चलने की, किसी में पढ़ने की, इतनी तरह की अगर डिसेबल चाहे एक बच्चा हो चाहे कितने भी बच्चे हो, तो क्या आप उसे किसी अलग से स्कूल में डालोगे? क्योंकि चाइल्ड सेंटर बाल के जो एजुकेशन, जो बाल केंद्रित एजुकेशन है, वो ये कहती है कि हमें बच्चों को अलग नहीं करना है, उनको वर्गीकृत मतलब बांटना नहीं है। क्या नहीं करना है, बांटना नहीं है। हमें उनका क्या करना है कि एक ही स्कूल हो, एक ही कक्षा हो। ठीक है। और उन सबको समावेश होता है, अलग अलग चीज़ों को मिला देना। क्या कर देना, मिला देना। तो समावेशित शिक्षा के द्वारा, कौन सी शिक्षा के द्वारा, समावेशित शिक्षा के द्वारा आप उसे पढ़ाओगे। अब इस समावेशित जो शिक्षा होती है, जिसे आप इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इस शिक्षा में क्या होता है, इसमें सामान्य बच्चे भी होते हैं। क्या होते हैं, सामान्य बच्चे भी होते हैं। इसमें प्रतिभाशाली भी बच्चे होते हैं। कौन से बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे। एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, एक ही कक्षा में पढ़ेंगे, प्रतिभाशाली बच्चे भी होंगे, और साथ साथ इनमें वो बच्चे भी होंगे जो होंगे डिसएबल्ड, जिसे आप क्या कहोगे, निःशक्त कहोगे, जिसे आप क्या कहोगे, निःशक्त कहोगे। तो ये सभी प्रकार के बच्चे जब एक मतलब विभिन्न आवश्यकताओं, विभिन्न तरीकों को ध्यान में रखते हुए एक कक्षा में और एक विद्यालय में, एक स्कूल में, एक कक्षा में, एक विद्यालय में पढ़ाए जाएंगे, तो उस तरीके को, उस शिक्षा को हम बोलते हैं समावेशित शिक्षा या फिर समावेशी शिक्षा। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आप हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मेरी उम्मीद है आपसे, और आप मेहनत भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि डिटेल पैसिवी का जो एग्ज़ाम होता है वो इतना आसान नहीं होता है। खासकर जो पीआरटी का पार्ट 2 होता है, पार्ट बी होता है, वो तो बिल्कुल जान लेने वाला होता है। वो चाहता है कि आपको सब्जेक्ट की इतनी अच्छी नॉलेज हो, इतनी अच्छी पकड़ हो कि आप कभी भी मात ना खाओ। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर जो पूछा गया है वो कहता है कि नहीं है। क्या पूछा गया है, नहीं है। तो आप इसका आंसर लोगे। ठीक है। तो आंसर लेंगे, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसायों से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है कि स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लेने की आपको देखेंगे कि व्यापक स्तर पर, जब हमें एक व्यापक स्तर पर, आंसर क्या हो जाएगा, जब हमें व्यापक स्तर पर निर्णय लेना हो तो उसके लिए हमें सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाएगा। किसमें, क्रियात्मक अनुसंधान में। क्रियात्मक जो एजुकेशन है, स्किनर के द्वारा इसका बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण भी किया गया है।
ठीक है, वो एक अलग एजुकेशन का प्रकार है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान में यहाँ पर जो है पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक, तो व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना का संकलन कार्य इसमें किया जाता है, ये इसके संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। मानसिक मंदता क्या होती है? मानसिक मंदता ये होती है कि आपका माइंड है, ठीक है, आपका क्या है, माइंड। किसी का माइंड तेज चलता है, किसी का माइंड तेज चलता है, किसी का माइंड नॉर्मल सामान्य गति से चलता है। कैसे चलता है? सामान्य गति से चलता है। तो किसी किसी का माइंड कैसा होता है? मंद होता है, बहुत ही स्लो चलता है, ठीक है। उसकी स्पीड, मतलब माइंड चलता तो है लेकिन स्पीड कितनी है? 3G की है। फॉर एग्जांपल किसी की 5G की है, किसी की 4G की है और किसी की 2G की ही है, ठीक है। तो वो जिसकी माइंड की स्पीड 2G की होगी तो वो कैसा होगा? मानसिक मंदता वाला होगा, जो भी पालक होगा, जो भी व्यक्ति होगा, ठीक। तो इसमें जो पूछा गया है कि मानसिक मंदता अगर किसी में है तो उसके कौन से लक्षण नहीं है, इसमें से उसकी कौन सी विशेषता नहीं होगी। तो विशेषताओं की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। बुद्धि लब्धि का 25 से अगर 70 के मध्य है, बुद्धि लब्धि जो IQ होता है, ठीक है, जो IQ होता है, मानसिक योग्यता जो होती है, अगर किसी इंसान के, किसी बच्चे का IQ लेवल कितने से आता है? 25 से 70 के मध्य आता है, तो उसको कैसा माना जाएगा? डिटार्टेड बुद्धि का, मंद बुद्धि का माना जाएगा, ठीक है। दूसरा, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना। सीधी सी बात है, हम दैनिक जीवन की क्रियाओं को अगर अच्छी खासी हमारी समझ है तो अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और नहीं आप समझ पा रहे कि कौन सा काम किस तरीके से होगा, तो सीधी सी बात है, जब समझ नहीं आएगा तो स्पीड कम होगी तो सीधी सी बात है बच्चा कैसा डिसेबल्ड है और कैसा मानसिक मंदता उसमें है, ठीक है, मानसिक रूप से डिसेबल्ड है। तो धीमी गति से उसका सीखना होगा और दैनिक जीवन की क्रियाओं को आसानी से न कर पाना होगा। वातावरण के साथ अनुकूलन में डेफिनेटली उसको कठिनाई होगी। वातावरण क्या होगा? घर का वातावरण, स्कूल का वातावरण, दोस्तों का वातावरण, ठीक है, पड़ोस का वातावरण, ये वातावरण होते हैं ना कि वो वायुमंडल वाला वातावरण की यहाँ पर बात हो रही है। वातावरण कौन सा? कि घर का माहौल, पड़ोस का माहौल, स्कूल का माहौल, दोस्तों का माहौल, ठीक है। ये जो वातावरण है इसमें वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उससे कठिनाई होगी, क्योंकि अगर उसे कुछ चीज़ें समझ ही नहीं आएगी तो वो दूसरों से ऑटोमेटिक, या तो दूसरे उसको पसंद नहीं करेंगे या फिर वो दूसरों को पसंद नहीं करेगा, उसको हीन भावना, उसके अंदर कुंठा आती चली जाएगी, ठीक। तो अंतर्व्यक्ति संबंधों का कमजोर होना। अंतर्व्यक्ति संबंध कैसे होते हैं? अंतर्व्यक्ति का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो उसके संबंध है, ठीक है, उसका खुद से संबंध है, जो अंतर्व्यक्तिक एक होता है अंतर्व्यक्तिक और एक होता है अंतर्व्यक्तिक, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर्व्यक्तिक की बात हो रही है। अंतर्व्यक्तिक होता है कि आप जो इंट्रापर्सनल जिसको बोलते हैं, ठीक है, और इंटरपर्सनल, यहाँ पर जो अंतर्व्यक्ति से संबंध है मतलब है वो है इंटरपर्सनल। तो उसके जो संबंध होंगे वो कमज़ोर नहीं होंगे, ठीक है। उसके कमज़ोर संबंधों से हम ये नहीं कह सकते कि कोई, अगर किसी के भी, नॉर्मल इंसान के भी दूसरों से संबंध कमज़ोर हो सकते हैं, वो अकेला रहना पसंद करता हो या फिर उसकी किसी से बनती नहीं हो, तो इस बेस पर तो हम नहीं कह सकते ना कि सामने वाला मंदबुद्धि है, ठीक है, इस बेस पर नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इन तीनों के बेस पर हम कह सकते हैं कि सामने वाला जो है थोड़ा कम दिमाग है, मंदबुद्धि है, उसकी मानसिक IQ लेवल जो है वो कम है, ठीक, लेकिन इस बेस पर नहीं कह सकते। तो अंतर्व्यक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि समायोजन से तात्पर्य श्रम को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन से तात्पर्य मतलब जो समायोजन है उससे उसका क्या अर्थ है कि श्रम का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। बात तो सही है, एकदम सही है। तो लेकिन समायोजन किससे? समायोजन किससे? दूसरों से या फिर प्रेरकों से या फिर उद्देश्यों से या फिर आवश्यकताओं से। तो समायोजन किसके साथ में होना चाहिए? दूसरों के साथ में, प्रेरकों के साथ में, उद्देश्यों के साथ में या फिर आवश्यकताओं के साथ में। तो समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना ताकि संतुष्टि कब मिलती है? जब आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग जब आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो तो वो समायोजन कहलाता है, ठीक है। विभिन्न परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियों में? विभिन्न परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड का यहाँ पर कौन सा उदाहरण है ये पूछा गया है। मित्रों द्वारा उपहास, आपने कोई काम किया और सामने वाले ने आपकी खिल्ली उड़ा दी,
ठीक है। या फिर मीन मेक निकालना बंद करना। देखो बंद अगर आप कर दोगे तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि वो अच्छा काम कर रहा है या फिर बुरा काम कर रहा है, ठीक है। मित्रों के साथ समय बर्बाद करना नहीं, ये दो कट जाएंगे, ठीक है, कट गए। आपका आंसर क्या बचा कि मित्रों के द्वारा उपहास। मित्रों के द्वारा उपहास अगर आपका होता है, आप कोई काम करते हो, आपकी खिल्ली उड़ा दी जाए तो आपको एक मैसेज मिलेगा, वहाँ से एक एनर्जी मिलेगी और आप सोचोगे उस पर, ठीक है, कि मेरी खिल्ली क्यों उड़ाई गई है। तो इसलिए आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा और आप उस चीज़ में सुधार करने की हमेशा उसके लिए तत्पर रहोगे, कोशिश करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का अर्थ है। यहाँ पर पूछा गया है विकास, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट देखो, एक होता है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट। ग्रोथ होता है कि शारीरिक रूप में बच्चे की वृद्धि हो, उसका आकार बढ़े, उसका वेट बढ़े, वजन बढ़े, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे की जो है स्किल्स डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब बच्चा समझदार हो रहा है, चीज़ों को समझने योग्य होता चला जा रहा है, तो उसको विकास माना जाता है। और विकास क्या होता है कि परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। परिवर्तन मतलब चेंज आ रहे हैं बच्चे में, ठीक है। या फिर अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर लास्ट है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो आप ये देखोगे कि परिवर्तन तो है लेकिन कैसा परिवर्तन, ये पूरा व्याख्या नहीं है, ठीक है। अभिप्रेरणा अब ये थोड़ी ना है कि इंसान को मोटिवेटेड किया जाएगा तभी उसमें परिवर्तन आएंगे। कभी कभी मोटिवेटेड किया जाता है, कभी कभी मोटिवेशन से हम किसी से प्रेरित होकर कोई काम करते जरूर है, अपने अंदर चेंज लाते जरूर है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अभिप्रेरणा और अनुभव दोनों का रोल होता है कि कुछ हम दूसरों से सीखते हैं तो कुछ हम खुद से सीखते हैं, तो दोनों का रोल होता है। और इन दोनों के द्वारा हम खुद से कोई चीज़ सीखे, दूसरों के से प्रेरित होकर कोई चीज़ सीखे, अभिप्रेरित होकर कोई चीज़ सीखे, तो उसके फलस्वरूप हमारे अंदर जो परिवर्तन आते हैं वो विकास कहलाता है, वो विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। किसको देखता है? तूफान को। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, ठीक है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? अब चूंकि आपने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अगर आप एक काम कोई चीज़ करो, उसके साथ में आपकी हैबिट जुड़ जाए, ठीक है, और आप उसके रिगार्डिंग जब भी वो नेक्स्ट टाइम वो क्रिया होती है, तो आप वही चीज़ें जो आप पहले क्रिया कर चुके हो, जो एक्शन आप कर चुके हो, उसी को दोहराते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ में कनेक्ट हो चुके हो, हैबिचुअल हो चुके हो। तो ये जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, पावलाव का बहुत अच्छा ये सिद्धांत है, ठीक। तो उसने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन। आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम विकास की बात करें तो विकास की विशेषताएं क्या क्या होती है? विकास की प्रति एक अवस्था में खतरा है, या फिर विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो आपने आंसर ले लिया होगा, फिर भी इसमें आंसर लेने की आवश्यकता है, ठीक है। विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरा क्यों होता है? कि जैसे जैसे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जो भी चेंज होते हैं, तो परिवर्तन के साथ साथ में एडजस्टमेंट की बहुत समस्या खड़ी होती है। दूसरा, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। ये बात सत्य है कि उकसावा देने से और बढ़ावा देने से थोड़ी ना विकास होता है। आपको उकसाया जाएगा तभी आपका विकास होगा, नहीं, आपका विकास तो चलता रहेगा, क्योंकि ये निरंतर प्रक्रिया होती है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों की श्रृंखला से प्रभावित होता है, हमेशा होगा। सामाजिक से भी होगा, सांस्कृतिक से भी होगा, भाषिक से भी होगा, नैतिक से भी होगा। सभी प्रकार की श्रृंखलाओं से विकास प्रभावित होता है, ठीक है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। बाल्यावस्था की कुछ और विशेषता है, शैशवावस्था की कुछ और विशेषता है, किशोर अवस्था की कुछ और विशेषता है, वृद्धावस्था की कुछ और है, प्रौढ़ अवस्था की कुछ और है। तो विकास की जितनी भी स्टेज होती है, वैसे तो यहाँ पर देखें कि क्या नाम थे, एरिक्सन थे,
उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई, और जो पियाजे थे, पियाजे मोती ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन किया है। फेमस तो इन 2 की हुई है। ठीक, तो इस प्रकार से विकास जो होता है अपनी अवस्थाओं के अकॉर्डिंग विशेषताएं रखता है, प्रत्येक अवस्था में खतरा भी रखता है, और सांस्कृतिक परिवर्तनों से, भाषिक से, नैतिक से, भौतिक से, सभी से प्रभावित होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था की बहुत सारी विशेषताएं होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें से पूछा गया है कि बताइए कि बाल्य अवस्था, खासकर कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। जो प्री चाइल्डहुड होता है वो कुछ ऐसी खास विशेषताएं रखता है जो उत्तर बाल्यावस्था में देखने को नहीं मिलती। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखेंगे दल समूह में रहने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है कि दल समूह में रहने की अवस्था, या फिर अनुकरण करने की अवस्था, या फिर प्रश्न करने की अवस्था, या फिर खेलने की अवस्था। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, तो खेलने की अवस्था तो उत्तर बाल्यावस्था होती है। खेलने की अवस्था, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो क्यों? क्योंकि जो दल समूह में रहने की अवस्था होती है वो भी उत्तर बाल्य अवस्था होती है, उत्तर बाल्य अवस्था। यहाँ पर अगर ये खेलने से मतलब सिर्फ खिलौनों से या फिर खेल से किसी समूह में खेलने की बात कर रहा है, तो ये डी ऑप्शन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर चूंकि इन्होंने दल समूह में रहने की अवस्था जो कि उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता होती है, ठीक है, तो फिर हम इसे खेलने से मतलब यहाँ पर खिलौनों से लगाएंगे। यहाँ पर खेलने से मतलब किससे लगाएंगे? खिलौनों से लगाएंगे, खिलौनों से लगाएंगे। ठीक है, खिलौनों से भी खेल सकता है, समूह में भी खेल सकता है। ठीक है, खेलने की अवस्था होती है, प्रश्न करने की अवस्था होती है, अनुकरण करने की अवस्था होती है, लेकिन दल और समूह में रहने की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? उत्तर बाल्यावस्था होती है। कौन सी होती है? उत्तर बाल्यावस्था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर कहाँ पर? 14 13 कोई बात नहीं। यहाँ पर है 14 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे कि 30 अनुपात होगा, 40 होगा, 45 होगा, या फिर 50 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या अनुपात होगा। अकॉर्डिंग टू RTE जो कहता है वो कहता है 1:3, 1:30। ठीक है, ये कहता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि अध्यापक बच्चे कितने हो गए? बच्चे हो गए कितने? 200 से अधिक। तब कितने अध्यापक होंगे? तो अनुपात बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1:40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:40 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संख्या कितनी हो गई? 200 से अधिक हो गई। संख्या कितनी हो गई? 200 से अधिक हो गई। ठीक है, 50 बच्चे हैं तो कितना माना जाएगा? 30 माना जाएगा। लेकिन 200 से अधिक हो गई तो कितना माना जाएगा? 40 माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। जो NCF है उसमें गुणवत्ता आयाम के शीर्षक के अंतर्गत, गुणवत्ता आयाम का क्या मतलब है कि गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। लेकिन किसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए? किसकी? भौतिक संसाधनों की, जो TLM वगैरह, लाइट, पानी जो दिया जाता है उनकी गुणवत्ता को हम बढ़ाएं। अच्छी क्वालिटी का पानी, अच्छी क्वालिटी की वहाँ पर लाइट की सुविधा, या फिर बिजली पंखा जो भी है उनकी सुविधा की जाए। डेस्क है, फर्नीचर है, उनकी सुविधा हम अच्छी करें। या फिर शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, जो अध्यापक मोटिवेटेड है, एजुकेटेड है, हम उनको लाएं। या फिर बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को या फिर बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। ठीक, तो यहाँ पर हमें सुधार किस में करना है? गुणवत्तायाम किसकी बढ़ानी है? संरचित अनुभवों की, और साथ साथ में किसकी? पाठ्यक्रम की, साथ साथ में पाठ्यक्रम की। ये हमें देखना है। इसको ऊपर ले जाना था मुझे।
किस किस की संरचित अनुभव की और पाठ्यक्रम सुधार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य। किसका उद्देश्य है? मूल्यांकन का उद्देश्य यहाँ पर पूछा है। इवैल्यूएशन जो होता है, जब हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, उनको जांचते हैं, उसको मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों की धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेवल लगाना कि भाई हम एग्जाम इसलिए ले रहे हैं कि हमें पता चल सके कौन सा बच्चा होशियार है, कौन सा बच्चा सामान्य मंदबुद्धि है, इस तरीके से। तो लेवल लगाने की बात जहाँ पर भी आपको लगे कि बच्चों को वर्गीकृत किया जा रहा है तो वो हमेशा नेगेटिव माना जाता है। नेक्स्ट है कि जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान की जाए, या फिर अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या फिर उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक हम उनको तैयार कर पाए, उसकी पुष्टि पोषण प्रदान कर पाना। ठीक है, तो उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक हम शिक्षा देकर उनको तैयार कर पा रहे हैं, ये हमारा मूल्यांकन करने का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि हमारा उद्देश्य ये होता है कि बालकों को जब वो अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उस अधिगम में कहाँ पर उनको कठिनाई आ रही है, या फिर समस्या वाला क्षेत्र कौन सा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर कोई अदर जिसमें उसे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, लिखने में या फिर अपनी बात को एक्सप्लेन करने में बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन समस्याओं का पता हमें कब लगेगा? अब हम पढ़ाते चले जाएंगे ना, उनका टेस्ट लेंगे ना उनका एग्जाम लेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि बच्चों को कोई समस्या है भी कि या नहीं? ठीक है, पता कब चलेगा? जब हम उनका एग्ज़ाम लेंगे, टेस्ट लेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, और उनको कब कहाँ कौन सी कठिनाई आ रही है ये भी हमें पता कब चलेगा? मूल्यांकन से ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? भावात्मक बाधा होती क्या है? भावात्मक बाधा, हम इमोशनली क्या होते हैं कि हम इमोशनली किसी भी चीज़ से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? अब भावात्मक बाधा जो होती है, बाल अपराध बच्चा बाल अपराध क्यों करता है? क्योंकि वो किसी भी चीज़ की भावनाओं में बहकर, ठीक है, उस टाइम पर जब हमारा मस्तिष्क हमारा साथ ना दे रहा हो, सिर्फ वो सिर्फ दिल जो है जोरों पर हो, और जो बच्चे होते हैं वो उस स्तर की समझ नहीं रखते हैं जो जिस स्तर की समझ बड़े रखते हैं। ठीक, इस वजह से वो बचपन में अपराध कर बैठते हैं, तो वो बाल अपराध कर बैठेंगे भावात्मक बाधा में पड़कर। ठीक है, कमजोरों को डराने वाला कुछ ऐसा, मतलब किसी के अंदर ऐसी हैबिट होती है कि वो भावुक होते हैं, अच्छा लगता है उनको अगर वो कमजोरों को डराते हैं तो। ठीक है, भगोड़ापन एक विशेषता होती है भावात्मक बाधा की, कि बच्चे के अंदर भगोड़ापन आ जाता है कि वो हर एक चीज़ से भागता है, वो दिमाग लगाकर उसको सोल्व करने की कोशिश ही नहीं करता है। ठीक है, तो वो उस चीज़ से भागता है। स्वालीनता मतलब अपने आप में खोए रहना, वो इसका मतलब इसका कनेक्शन इससे बिल्कुल नहीं होता। भावात्मक बाधा का ये विशेषता बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? अब विद्यार्थियों के मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहे, मतलब अच्छा सोचे, अच्छे विचार आए, ठीक है, शुद्ध विचार आए उनके दिमाग में, तो उसके लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ करनी चाहिए जिससे वो मानसिक रूप से, खासकर मानसिक स्वास्थ्य उसका बना रहे? तो सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान करेंगे, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर रुचियों की भिन्नता, या फिर अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण को अच्छा बनाएंगे। तो इन सब में जो रोल होता है वो किसका ज़्यादा होता है कि फिजिकली और मेंटली हमारा जो विद्यालय का वातावरण हो, हमारा विद्यालय का वातावरण अच्छा हो, और साथ साथ में अध्यापक की जो भूमिका होती है इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ठीक है, और अध्यापक की भूमिका का जो होता है, इतना रोल होता है कि वो बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी करा के अपने तरीके से, बहुत तरीक़ों से बच्चों को फिजिकली एंड मेंटली स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, तो अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण इसमें बहुत बड़ा इसका रोल होता है।
19 क्वेश्चन है कि कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं किसके? चेतन के। और ये जो प्रेजेंट किया गया था मानव मस्तिष्क की जो तुलना कंपैरिजन किया गया था अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, उन्होंने कहा था जो मानव मस्तिष्क है वो एक बर्फ की चट्टान के जैसा है और जो 3 भागों में उन्होंने उसमें डिवाइड किया था, चेतन, अर्धचेतन और यहाँ पर था लास्ट में क्या बोलते हैं उसको, अवचेतन या फिर अचेतन माइंड। ठीक है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक, इस तरीके से डिवाइड किया गया था, कैटेगरी बनाई गई थी। तो गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्योंकि माइंड को डिवाइड किया गया था तो मन विश्लेषण, माइंड का विश्लेषण किया गया था तो मनोविश्लेषण सिद्धांत, जिसका संबंध सिगमंड फ्रायड से है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। 20 क्वेश्चन नंबर है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? जो विद्यार्थियों की अभिवृत्ति है उनको चेंज करने के लिए, एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, किसी बच्चे का एटीट्यूड किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का बिल्कुल न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो एटीट्यूड बहुत तरीके का होता है। तो किसी बच्चे की अभिवृत्ति किसी पढ़ाई को लेकर अगर नकारात्मक है, आप उसे किस तरीके से चेंज करोगे? ठीक है, तो ये अभिवृत्ति जो होती है किसी भी प्रकार की, कितने भी प्रकार की हो सकती है। तो एक अध्यापक है, आप एक अध्यापक है और आपको बच्चों की अभिवृत्तियों को चेंज करना है तो आप कौन से तरीका अपनाओगे? ये पूछा गया है कि दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, आप उसको दबाव में लाओगे तो ये नेगेटिव माना जाएगा। बाल केंद्रित एजुकेशन इसको कभी नहीं मानती कि आप किसी बच्चे को दबाव में लाओ। दबाव में लाते ही वो ऑप्शन गलत हो जाता है। किसी विचार को दोहराना, जब दोहराने की बात आए तो हमेशा ये भी गलत माना जाएगा, दोहराना भी एक नेगेटिव सेंस में जाएगा। और किसी प्रशंसनीय व्यक्ति द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, ठीक है, या फिर संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो किसी प्रशंसनीय व्यक्ति द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब आपको किसी इंसान की अभिवृत्ति को, एटीट्यूड को चेंज करना होता है तो क्या करना होगा कि किसी प्रशंसनीय व्यक्ति द्वारा जो एक तरह से प्रशंसनीय हो, अपने आप में प्रशंसनीय हो, जो प्रशंसा के लायक हो, उसके द्वारा क्या करना होगा? एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल इस तरीके से कि बच्चा उससे मोटिवेटेड हो सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? किसी प्रशंसनीय व्यक्ति द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, इसमें आंसर हो जाएगा। संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना, संदेश एक मैसेज, मतलब उसके साथ में साहचर्य, मतलब साहचर्य स्थापित करना कि मतलब तुम्हें ऐसा बनना चाहिए, इस तरीके से एक मैसेज दो दुनिया को, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? किसी प्रशंसनीय व्यक्ति द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये थी 20 क्वेश्चन। आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा इनको सोल्व करने में। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। अगर हम देखें तो इसी तरीके से क्वेश्चन पीआरटी में और जो टीजीटी लेवल होता है DTPS या फिर अदर स्टेट का, तो उसमें पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को लेवल आई होप पसंद आया होगा। तो इसी के साथ में आगे ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आपके पर डे 20 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी के साथ में अन्य लोगों को भी शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।